मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर की, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और उसके बेस पे हम सॉलिड्स को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो उसी एक मैं काफी डिटेल में आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर रखा है। इन सब पॉइंट्स को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड तक इस वीडियो मेरे साथ आप बने रहें। इससे पहले की वीडियो जो है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन या एंड स्क्रीन पे जाके आप उसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, काफी डिटेल में जाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को काफी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमोर्फस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी चीज को अगर समझना चाहें तो हमारे माइंड में पिक्चर क्या आ रही है। जैसे मैंने कहा एप्पल, तो एप्पल देखते हैं पता चल गया भाई एप्पल कैसा है, मैंगो कैसा है ना। अगर मैं बोलूँ क्रिस्टल तो आपके माइंड में कोई फटाफट कोई चीज आनी चाहिए जो कि आपको समझ आए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl का आप अपने घर में साल्ट देखते हैं, शुगर देखते हैं, क्रिस्टलाइन शुगर लिखा होता है पैकेट के ऊपर, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन शुगर आपने देखी होगी ना सबने, तो बड़े आराम से आपके माइंड में पिक्चर से क्लियर हो जाएगी। डायमंड भी क्रिस्टलाइन इन नेचर है, ठीक है। और जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं जनरली दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। मेटल्स क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मगर वो प्लस टू की है आपकी डी ब्लॉक की। उसमें मैंने मेटल्स की अरेंजमेंट बता रखी है। SCP अरेंजमेंट शो करते हैं, CCP अरेंजमेंट शो करते हैं, तो सब क्रिस्टलाइन नेचर है, ठीक है। इसी तरह एमोर्फस क्या होता है, एमोर्फस आते हैं हमारे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक हो गया। फिर आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ग्लास। हम सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं ना ग्लास के अंदर, यानी फिर या विंडो पैन्स के अंदर जो ग्लास है, तो ग्लास। और हम एग्जांपल लें रबड़, ठीक है ना। कई पॉलीमर अब जो लेटेस्ट बन रहे हैं स्टूडेंट, कई क्रिस्टलाइन बने। तो हम ऑल पॉलीमर्स को हम ये नहीं कह सकते कि जितने पॉलीमर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, एमोर्फस हैं। कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन भी हैं, ठीक है। तो मगर मैक्सिमम पॉलीमर क्या होते हैं, एमोर्फस इन नेचर होते हैं। तो हमारे माइंड में पिक्चर आ गई, अब थोड़ा सा समझ आ रहा है, हम समझने क्या जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है सर क्या अंतर है। यहाँ पे एक और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज, जो कि आप सबको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल में क्वार्ट्ज और ग्लास, इन दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दे आर मेड फ्रॉम सिलिका, SiO2। दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सेम है, मगर एक क्या है क्रिस्टलाइन है, एक है एमोर्फस। तो इनमें क्या रीजन है वो सब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले वन बाय वन पॉइंट चलेंगे हम। पहला नेचर है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिससे कोई चीज बनी है। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से बना, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। अब ग्लास की बात करें, ग्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सिलिका, SiO2। अब इनकी अरेंजमेंट सॉलिड में किस टाइप की होती है, उसके बेस पे हम सॉलिड को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। अगर किसी केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, आयन, मोलिक्यूल, दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, और एक लैंग्वेज और भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन रेगुलर फैशन। रेगुलर फैशन में अगर अरेंजमेंट है तो हम उसे क्रिस्टलाइन कहेंगे। और अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, एमोर्फस। अब आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली बड़े आराम से देख सकते हैं कि जब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो एक सिस्टम से अरेंजमेंट है, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक रेड इस टाइप से, और एक इनकी ज्योमेट्री पर्टिकुलर दिख रही है। यहाँ पे ब्लैक रेड दिख रहे हैं तो कंटिन्यूटी में नहीं है, ब्लैक रेड फिर ब्लैक आ गया रेड ब्लैक, यानी कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरा कोई इनकी ज्योमेट्री क्या है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं शो कर रहे हैं। जैसे NaCl की बात करूं तो NaCl में सोडियम आयन कहां पे है, क्लोरीन आयन क्या है, उसकी फिक्स पोजीशन है। स्टूडेंट बात करें तो सोडियम क्लोराइड में ये नहीं है कि सोडियम आयन जहां मर्जी पड़ा है, क्लोरीन आयन जहां मर्जी पड़ा है। तो सोडियम आयन जब मैं आपको बाद में इनके स्ट्रक्चर्स कराऊंगा सोडियम क्लोराइड के, सीजियम क्लोराइड के, तो मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा कि सोडियम आयन में सोडियम आयन कहां पड़ा हुआ है, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, और क्लोरीन आयन कहां पड़ा हुआ है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, मगर अभी आपके माइंड में पिक्चर बनाने के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूं। तो
यानी अरेंजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक है। अमोर्फस में क्या होता है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं पे भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टलाइन शुगर है तो हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। जैसे क्रिस्टलाइन शुगर हम देखते हैं घरों में, तो कई बार हम कहते हैं देसी खांड है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आती, उनकी कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस। समझने के लिए देसी लैंग्वेज में बात करें, क्वार्ट्ज आप घड़ियों में देखते हैं शाइन करता है सब कुछ है, क्वार्ट्ज की कीमत भी ज्यादा होती है। क्वार्ट्ज क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट। मगर ग्लास हम अपने घरों में देखते हैं वो क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से ग्लास को एमोर्फस इन नेचर कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब सेकंड बात करते हैं रेंज। दो टाइप की बातें हम करेंगे, लॉन्ग रेंज सॉलिड और शॉर्ट रेंज। अब लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज आपको क्लियर यहीं से दिख रहा है स्टूडेंट। लॉन्ग रेंज में क्या है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है, जैसे ब्लैक रेड, तो ये लोग पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मगर एमोर्फस के अंदर क्या है, इरेगुलरिटी है, कोई रेगुलरिटी यहाँ पे नहीं बन रही है थोड़े टाइम के लिए। अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, कई बार वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रिस्टलाइट क्या होते हैं। जितने भी एमोर्फस सॉलिड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड में रेगुलरिटी आ सकती है, शॉर्ट टाइम के लिए रेगुलर हो सकते हैं, जैसे ब्लैक रेड थोड़ा सा शॉर्ट टाइम, तो ये शॉर्ट रेंज सॉलिड होता है थोड़े दिन। मगर एमोर्फस सॉलिड में थोड़े से पार्ट में जो रेगुलरिटी आती है स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट। मैंने यहाँ पे वर्ड मेंशन कर रखा है क्रिस्टलाइट, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट बोलते हैं। कभी कोई पूछे क्रिस्टलाइट क्या है, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ एमोर्फस सॉलिड वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड रेगुलरली आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट। उसी को स्टूडेंट हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा ना तो ये इतना ज्यादा मजा नहीं आता, इसको जब आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब आपको क्लैरिटी जबरदस्त आती है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी सॉलिड का निकाले, स्टूडेंट निकालते कैसे हैं वो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको आइडिया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड याद रखना, ठीक है ना, काफी हीट करते हैं उसे। और यहाँ पे हम थर्मामीटर इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके साथ एक बारीक सी कैपिलरी ट्यूब आती है, बायोलैब में मिल जाती है, बिल्कुल पतली सी होती है, एक दोनों साइड से ओपन होती है। तो हम इसको हीट पे जाके एक साइड को गर्म करके बंद कर देते हैं, और इसके अंदर सॉलिड को धीरे धीरे बिल्कुल चूरा करके डाल देते हैं, और इस सॉलिड को यहाँ पे भर देते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो जिस टाइम पे ये इस पे चिपक जाता है, कंसंट्रेटेड जो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, फिर भी कई लोग क्या करते हैं धागे से ही बांध देते हैं, मगर कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप ही इसके साथ ही चिपक जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब हम इसे गर्म करते रहते हैं स्टूडेंट, तो थर्मामीटर को स्टैंड के साथ लगा रखे हैं, ऐसे ही हवा में नहीं है, इसको भी स्टैंड के साथ लगा रखे, तो थर्मामीटर के साथ जब भी आपका जो लगा हुआ है सॉलिड जो है, इसमें स्टूडेंट जो है, ये जो सॉलिड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। वो टेम्परेचर जिसपे सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो शार्प होता है, दे मेल्ट एट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प, बिल्कुल एक फिक्स्ड है, जैसे मैंने कहा 55 डिग्री सेल्सियस, 52.5 डिग्री सेल्सियस एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो क्रिस्टलाइन इन नेचर है। मगर अगर मेरे पास कोई सॉलिड ऐसा है, तो मैं कह रहा हूं इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं कह रहा हूं 55 से 58 डिग्री सेल्सियस। कई जगह हम रेंज में बात करते हैं 50 to 52 डिग्री सेल्सियस। अब जब इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एमोर्फस। एमोर्फस में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन बिटवीन, या हम कहें इन रेंज, दे मेल्ट इन ए रेंज। एमोर्फस जो होते हैं, एमोर्फस रेंज में, और क्रिस्टलाइन शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब आप रेंज का मतलब थोड़ा समझा दीजिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप सारा सॉलिड लेते हैं स्टूडेंट, तो उस सॉलिड में कुछ पार्ट तो क्या हुआ 55 डिग्री पे मेल्ट हो गया, मतलब थोड़ा सॉलिड अभी हमें दिखाई दे रहा है, सारा सॉलिड मेल्ट नहीं होता, थोड़ा सा 57 पे, फिर सारा का सारा जाके मेल्ट हो गया 58 पे। तो हम रेंज में बात करते हैं, जहां पे उसने मेल्ट होना स्टार्ट किया और जब जाके वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो एमोर्फस के अंदर क्या होता है, एमोर्फस के अंदर क्या होता है, रेंज में मेल्टिंग
क्यों? क्योंकि डेफिनेट अरेंजमेंट तो है नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग तो ब्रेक हो नहीं रही है, तो यहाँ पे इन रेंज आता है और यहाँ पे क्या आता है? डेफिनेट आता है। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट आइसोट्रोपी एंड एन आइसोट्रोपी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एन आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी और भी, तो ये क्या करती है फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर सेम इन ऑल डायरेक्शन, अगर ये सेम रहती हैं प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आइसोट्रोपी। मगर अगर ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर हम कहें कि ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होती, तो उस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपी। अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है सर वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लू, आप ये डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अपने आप क्लैरिटी आएगी। तो मैंने एक सिस्टम से इनको अरेंज किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लैक मैंने ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, ये कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट मैंने कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हूं स्टूडेंट, मैंने डायरेक्शंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो डिफर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ब्लू 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 ब्लैक 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 इस तरह से। अब अगर इस तरह जा रहा हूं ब्लू ब्लैक ब्लू, इस तरह से पैटर्न, यानी पैटर्न क्या हो गया, समझाने के लिए डायग्रामेटिकली बात किया है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है स्टूडेंट, तो उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो जो हमें उसमें जो हमें एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो अरेंजमेंट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो डिफरेंट मिलेगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटीज, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है विद द चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट। एंड दैट्स व्हाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर एन आइसोट्रोपिक, दे डू नॉट शो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपी। और आइसोट्रोपिक एमोर्फस में क्या है, कोई सिस्टम तो है नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के इर्रेगुलरली अरेंज है, तो जिस मर्जी डायरेक्शन में जाए अरेंजमेंट क्या रहेगा, इर्रेगुलर रहेगा, तो इसलिए क्या रहेगा, वहां पे ये प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, और जिसकी वजह से हम उससे क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक। तो मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, क्लीवेज। इसके लिए मैंने डायग्राम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको कर रखी है। क्लीवेज, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं किसी शार्प नाइफ से, ठीक है ना, शार्प एज से कटिंग करते हैं, तो जब हम एक क्रिस्टल कटिंग करते हैं तो जो हमें दूसरा सब्सटेंस मिलता है वो भी क्रिस्टलाइन ही मिलता है। जैसे डायमंड कटिंग करने से डायमंड ही मिलता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफर नहीं करता। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है समझाने के लिए है, जैसे मान लो जैसे बटर की करते हैं, वैसे बटर हम प्योर सॉलिड नहीं कहेंगे, ठीक है ना, मान लो बटर है तो हम जैसे चक्कू से काटते हैं स्मूथ कटिंग होती है, तो उस टाइप की स्मूथ, जैसे जो क्रिस्टल है उसकी स्मूथ कटिंग होती है, सरफेस रफ नहीं होती। मगर एमोर्फस के अंदर क्लीवेज क्या रहती है स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से रब हो गया है, तो ये सॉलिड का एक टुकड़ा है थोड़ा सा, तो ये रफ क्लीवेज होगी। जैसे लकड़ी कोई चीज है किनारे से काट रहे हैं तो रफली अगर टूट रहा है, जैसे कोई चीज टूट जाती है, पत्थर को हम कहते हैं किनारे से कटिंग कर रहे हैं, तो इरेगुलर अरेंजमेंट से करते हैं, और उसको एमोर्फस, वो तब भी एमोर्फस ही रहेगा। तो यहाँ पे एमोर्फस के अंदर रफ क्लीवेज होती है, जबकि क्रिस्टल के अंदर एक स्मूथ क्लीवेज होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन।
अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफर करता है। डिफर क्या करता है स्टूडेंट, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्या होता है, इट हैज फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। मगर एमोर्फस की बात करें तो ये वही वाली बात कि इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बहुत वेरिएबल होती है, ये वेरिएट करती है, वेरिएबल रहेगी क्योंकि एमोर्फस है। अगर कोई एमोर्फस फॉर्म में पड़ा है तो उसका मैं हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं बोल सकता, मगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, फिक्स होगा। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग कर्व। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखा रखा है स्टूडेंट। कूलिंग कर्व में क्या है कि जब हम कूलिंग करते हैं, सॉलिड है मेरे पास, मैंने मेल्ट कर दिया, अब मेल्ट के बाद जब हम उसे कूल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारा कूलिंग कर्व के अंदर आता है। तो जब कोई सॉलिड मेरा मेल्ट हो रखा है और मैं उसे कूल कर रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, मान लो मैंने टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो बढ़ रहा है, नीचे टेम्परेचर घट रहा है, लिक्विड है, लिक्विड में टेम्परेचर घटा रहा हो तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारा क्या होगा, कर्व स्मूथ नहीं, यानी कि एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा, पहले क्या हुआ, लिक्विड ही है, पहले प्योर लिक्विड है, धीरे धीरे सॉलिड कन्वर्ट होगा, किसमें, सॉलिड में। तो पहले टेम्परेचर घटा रहे, पहले थोड़ी देर तक तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, मगर फिर क्या आ जाएगा, ये बीच का स्टेज ऐसा रहता है कि लिक्विड समझ लो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड, प्योर सॉलिड में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये जो है एक पॉइंट हम ये कहेंगे यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, 100% कन्वर्ट भी नहीं हुआ, तो यहाँ से लिक्विड में स्टार्ट हुआ सॉलिड में कन्वर्ट होना, यहाँ पे सॉलिड हो गया, उसके बाद सारा क्या है, सॉलिड ही है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, ब्रेकअप आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मगर एमोर्फस सॉलिड के अंदर जो एमोर्फस सॉलिड हमारा मेल्ट है, उसको हम जब क्या करें, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो स्मूथली क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो एमोर्फस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहां से मैं आपको एक बड़ी शानदार चीज और समझाने जा रहा हूं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती कैसे और एमोर्फस की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद आपको पॉइंट और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है कि कंडीशंस क्या हैं। मेरे पास एक एमोर्फस सब्सटेंस है स्टूडेंट, एमोर्फस, और एक मेरे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अब मैं आपको कह रहा हूं, हाउ विल यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इनटू एमोर्फस एंड हाउ विल यू कन्वर्ट एमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। या फिर ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट क्वार्ट्ज इनटू ग्लास और हाउ ग्लास कन्वर्ट इनटू क्वार्ट्ज। What is the difference between quartz and glass? Whereas both have same constituent silica. तो ऐसा क्या डिफरेंशिएट कर रहा है पहले। अभी आप प्लस 1 में जो स्टूडेंट हो, आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा क्रिस्टल की फॉर्मेशन, जब कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉयल के आपने लैब में बनाए होंगे प्लस 1 में, अब तो आप प्लस 2 में है, प्लस 2 का टॉपिक चल रहा है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम एमोर्फस सॉलिड लेते हैं, उसको वाटर के अंदर अच्छी तरह डिजोल्व करते हैं, और जब हमारा वो डिजोल्व करते हैं फिर हम उसे गर्म करते हैं और उससे हम बनाते हैं हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन नो मोर। अब मैं बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जो आप अपने घरों में डेली चाशनी बनाते हैं, आप सबके सब चाशनी बना सकते हैं। तो चाशनी जब बन जाती है स्टूडेंट, वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब उसी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर मैं रख दूं रात भर, धीरे धीरे ठंडा होने को, सुबह जब आप देखेंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास शुगर आपको मिल जाएगी। इसी तरह जैसे जलेबी जो बनाते हैं, जो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर सुबेरे जाके देखें तो उनके बर्तन में व्हाइट कलर की शुगर दोबारा आती है, फिर उसमें पानी डाल के फिर उसकी चाशनी बनाते हैं। ठीक है ना, तो दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो क्रिस्टल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एमोर्फस सॉलिड है और मुझे क्रिस्टल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, भाई गर्म करेंगे, सैचुरेटेड हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और उसके बाद जो स्टेप है स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, स्लो कूलिंग। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल अगर प्लस 1 में किया हो तो आपको टीचर्स ने क्या किया होगा, काफी गर्म किया होगा। उसके बाद उसने कहा होगा भाई इस जो आपका चाइना डिश है, इस चाइना डिश को यहीं पे छोड़ जाओ और सुबेरे आके बेटा इसमें क्रिस्टल देखना, आपको क्रिस्टल इसमें मिल जाएंगे। अब उन्हें सुबह आके देखने क्यों नहीं कहा, उसी टाइम थोड़ी देर में क्यों नहीं क्रिस्टल दिखा दिए, क्योंकि स्लो कूलिंग होती है, रात में धीरे 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 कूलिंग होगी आराम से। तो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मैं एक आपको इमेजिनेशन देता हूं ताकि आपको क्लियर होगा। मान लो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, तब होता है कि मान लो एक सॉलिड पार्टिकल बैठ गया यहाँ पे,
ठीक है ना। अब इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, एक पर्टिकुलर धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं। और जब कोई चीज धीरे धीरे अरेंज हो रही है तो एक पर्टिकुलर सिमेट्री शो करेगा, एक ज्योमेट्री शो करेगा, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन एक पर्टिकुलर शेप शो करते हैं। एससीपी अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री शो करते हैं। अब इसी का दूसरी कंडीशन करते हैं, भाई मेरे को क्रिस्टलाइन से अमोर्फस बनाना है। फिर वही बात, पहले तो उसे खूब गर्म करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, पानी के अंदर हम उसे मेल्ट करेंगे, जो भी घोलेंगे सॉलिड को, जब वो हॉट सैचुरेट, और उसके बाद रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग कर दी तो क्या आ जाएगा, एमोर्फस। क्यों? अब जैसे ही मान लो आपने एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया। अब फ्रीजर में रखते क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के जो बैग हो रहे थे लिक्विड से सॉलिड में आते, अब वो जहां पे आए वहीं पे अपना क्या हो गया, जाम हो गए। कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं बन रहा, आराम जहां सॉलिड वहीं जाम हो गया, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो गया, जहां पड़ा था वहीं पड़ा, तो कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना ही नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट अरेंज हो ही नहीं पाएगा, और इसलिए वो क्या कहलाते हैं, एमोर्फस। ग्लास और क्वार्ट्ज के अंदर कोई डिफरेंस क्या है, तो क्वार्ट्ज के अंदर जो टेट्राहेड अरेंजमेंट था सिलिका का, वो क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करता है, मगर ग्लास के अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट रहता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। और इसके बाद आपको बड़े इजीली समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं कूलिंग कर्व तक। अब हम बड़े छोटे छोटे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बोर्ड में, जो बार बार पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कई बार कहते हैं वाई ग्लास लुक्स मिल्की, वाई ग्लास लुक्स मिल्की। भाई ग्लास कई बार हमें मिल्की दिखाई देता है, और आपने देखा होगा कई बार शेविंग वाली जो ग्लास होते हैं जो बाहर हम देखते हैं, जैसे शेव करते होंगे आपके पेरेंट्स, ठीक है ना, तो उसको अगर हम बाहर ही रख दे धूप में, कभी उस पर धूप पड़ रही है, कभी छांव पड़ रही है, तो ऐसे ग्लासेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ग्लास हमें कई बार मिल्की नजर आने लग जाता है। वो कह रहा क्यों? इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है विंडो पैंस, जो हमारे विंडो पैंस हैं, जो खिड़कियों के ऊपर लगे होते हैं छोटे विंडो पैंस जो होते हैं, इनको अगर हम ध्यान से देखें, मगर अब कौन से को ध्यान से देखें, ये नहीं नया नया खरीद के लेके आए उसको देखने लगे, नहीं, यानी जो पुराने हैं 50 साल 100 साल 150 साल जिसको पुराने हो चुके हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स में जो विंडो पैंस होते हैं, उनका जो अपर पार्ट है स्टूडेंट, अपर पार्ट वो थिन होता है, और जो लोअर पार्ट है वो थिक होता है। वो कहता है क्यों होता है, इसका लॉजिक बताइए। तो इस टाइप से आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो इसके बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, होता क्या, मिल्की क्यों दिखाई देते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक मान लो विंडो पे यानी ग्लास कोई आपका पड़ा हुआ है, या फिर हम गाड़ियों में भी देखते, कई गाड़ियों में ऐसे ग्लास जो थोड़ी होंगी हल्की क्वालिटी के होते हैं, यानी देखते हैं 10 साल 5 साल, उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हाई क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता, मगर कईयों में हो जाता है, ठीक है ना। ग्लासेस के अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिखाए हैं, क्यों? दिन में क्या होता है, उस पर धूप पड़ती है, गर्म हो रहे हैं, हीटअप हो रहे हैं, फिर शाम को फिर स्लो कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, तो डेली जो लॉन्ग टाइम तक हीटिंग कूलिंग होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ग्लास के, वो क्या करते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन नेचर शो करने लग जाते हैं, और जब वो क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं उससे थोड़ी प्रॉपर्टी डिफर हो जाती है, दे लुक मिल्की, दैट्स व्हाई दे लुक मिल्की। और जो मैंने अभी एक यहाँ पे वर्ड लिख रखा है स्टूडेंट, एनिलिंग। एनिलिंग क्या है? यही है, डे नाइट heating and cooling of constituent particle of amorphous solid and they becomes milky, is that process is called annealing। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एनिलिंग बोलते हैं। एनी क्या है? डे नाइट हीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिलिंग। नेक्स्ट हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्यूडो सोलिड। या हम कहते हैं कि जो हमारा ग्लास है, दैट इज ग्लास इज नॉट ट्रू सोलिड। ग्लास क्या है? ट्रू सोलिड नहीं है। अब एक वर्ड और आ गया कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं, मगर एमोर्फस ट्रू सॉलिड नहीं होते। एक क्वेश्चन यही बनता है, वाई क्वार्ट्ज इज ट्रू सॉलिड बट ग्लास इज स्यूडो सॉलिड, मगर ग्लास जो है स्यूडो सॉलिड है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, यार ये स्यूडो सॉलिड वर्ड क्या है? ये एक वर्ड और हम इस्तेमाल करते हैं, सुपर कूल्ड
लिक्विड। अब ये वर्ड लिखते ही सारा माइंड में पिक्चर क्लियर बन रहा है यार, वो कहना क्या चाह रहा है। अब एक्चुअल में क्या है, सॉलिड तो क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड वो होते हैं विच डू नॉट शो फ्लो, जो फ्लो की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। फ्लो की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, लिक्विड करता है। सॉलिड जहां पे है वैसे के वैसे पड़ेंगे, दे डू नॉट शो फ्लो। बट जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट, इनको जब हम लॉन्ग टाइम तक, बट दे स्लो टू मच स्लोली, यानी एक मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल, ब्लैक सॉलिड के बारे में बोलते हैं, तो उसको कहते हैं पता नहीं कितने सालों में उसके केवल 7 या 8 ड्रॉप्स केवल क्या है गिरे हैं अभी तक, यानी सॉलिड को इस तरह रख दिया गया केवल 7 और 8 ड्रॉप्स, वो भी पता नहीं कितने सालों में। ठीक है, समझ सकते हैं आप। यानी कि जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, फ्लो शो करते हैं बट टू मच स्लोली। मैंने जो ओल्ड बिल्डिंग्स की बात की, ये नहीं कि आज ही घर बनाया उस पर विंडो पेंस लगाया उसको देखना शुरू कर दिया, नहीं जी। मैंने ओल्ड बिल्डिंग्स, मैंने कहा 50, 60, 100 साल पुरानी बिल्डिंग, उनमें क्या होता है, जो ग्लास हमारा जो विंडो पेंस का लगा होता है स्टूडेंट, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये फ्लो करते हैं नीचे, मूव करते हैं, बट टू मच स्लोली, बहुत ही स्लोली। इतना कि हम अगर देखें ध्यान से तो चाहे 1 साल देखते हैं पता ही नहीं चलेगा अभी हो भी रहा है कुछ नहीं, मगर इतने धीरे धीरे तो जब बहुत साल हो जाते पुराने, तो हमें नीचे का पार्ट क्या लगता है, थिक लगता है उसको हम ध्यान से, और ऊपर वाला पार्ट थिनर लगता है। हमने एक्सपेरिमेंटली जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा यार नीचे वाला पार्ट थिकर है, ऊपर थिन, ऐसा क्यों, ऐसे पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल कभी तभी है जब लिक्विड क्या है, यानी सॉलिड जो है ग्लास के पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मगर मूव करना किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की है, और उसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये ट्रू सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, जो झूठा होता है स्यूडो बोलते हैं। भाई ये ग्लास क्या है यार, बिल्कुल ट्रू सॉलिड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पॉइंट हैं काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है रह गया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो आए ताकि आपके पास जो न्यू सब्सक्राइब व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सीरीज मैं कंटिन्यूशन में रखूंगा और जितने भी बोर्ड से और कंपटीशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।